हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल होप्स एंड रियलिटी। हम लोग एनसीईआरटी की साइंस कर रहे थे और उसमें हम लोग क्लास 6 की शुरुआत की थी और आज हम लोग क्लास 6 का पार्ट 3 करेंगे। तो देखते हैं चैप्टर नेम क्या है। चैप्टर का नाम है वस्तुओं के समूह बनाना। हमारे चारों ओर की वस्तुएं अनेक प्रकार के पदार्थों से बनी होती हैं। जो भी चीज़ें होती हैं वो डिफरेंट पदार्थों से बनी होती हैं। पदार्थों के गुण होते हैं कि द्युतिवान और द्युतिहीन, यानी चमकदार होती हैं और कुछ चमकदार नहीं होती हैं। पदार्थ अपनी द्युति यानी चमक खो देते हैं, वे प्रायः धातु होती हैं। पदार्थ जिनमें द्युति यानी चमक होती है वे क्या होते हैं? धातु होते हैं। जैसे लोहा, तांबा, एल्यूमिनियम, सोना आदि ये धातु कहलाएंगे। कुछ धातुएं अपनी चमक खो देते हैं और द्युतिहीन, निष्प्रभ दिखाई देने लगती हैं। ऐसा उन पर वायु तथा नमी की अभिक्रियाओं के कारण होता है, इसलिए हमें केवल ताजे कटे पृष्ठों पर ही द्युति दिखाई देती है। नेक्स्ट है कि पदार्थ जिन्हें आसानी से संपीड़ित किया जा सकता है अथवा खरोंचा जा सकता है वो कोमल पदार्थ कहलाते हैं। जैसे कि रुई, स्पंज, ये हमारे कोमल पदार्थ हैं। जिन्हें संपीड़ित करना कठिन होता है कठोर पदार्थ कहलाते हैं। जैसे कि लकड़ी हो गया, ईंट, पत्थर, ये सभी कठोर पदार्थ हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि जो पदार्थ जल में पूर्णतः लुप्त हो जाते हैं अर्थात घुल जाते हैं, जो जल में घुल जाते हैं वो विलेय कहलाते हैं। नेक्स्ट, पदार्थ जल के साथ मिश्रित नहीं होते। पदार्थ जल के साथ मिश्रित नहीं होते तथा काफी समय तक गिलास में विलोडित करने पर भी ना घुलें। ऐसे पदार्थ जो हैं वो अवलेय पदार्थ कहलाते हैं, जो घुलते नहीं हैं। कुछ गैसें जल में विलेय हैं जबकि अन्य नहीं हैं। नेक्स्ट है कि जल में विलीन ऑक्सीजन गैस जल में रहने वाले जंतुओं तथा पादपों की उत्तरजीविता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। पादप अथवा पदार्थ अथवा सामग्री जिनसे होकर वस्तुओं को देखा जा सकता है उन्हें पारदर्शी कहते हैं, यानी ट्रांसपेरेंट, जिनसे हम आर पार देख सकते हैं। कांच, जल, वायु, कुछ प्लास्टिक, ये पारदर्शी उदाहरण हैं। और जो पदार्थ जिनसे होकर आप वस्तुओं को नहीं देख सकते हैं वो अपारदर्शी कहलाते हैं। जैसे बंद लकड़ी के बॉक्स, गत्ते के डिब्बे, इसमें हम एक तरफ से देखें तो हमें दूसरी साइड का कुछ भी दिखाई नहीं देगा, अपारदर्शी पदार्थ कहलाएंगे। ऐसे पदार्थ जिनसे होकर वस्तुओं को देख तो सकते हैं परंतु बहुत स्पष्ट नहीं दिखाई देता है, उन्हें हम पारभासी कहते हैं, जैसे तेल के धब्बे। नेक्स्ट है पदार्थों का पृथक्करण। पदार्थों का पृथक्करण कैसे करते हैं? पृथक्करण प्रक्रम है। उद्देश्य किसके लिए हम करते हैं और उन अवयवों का करते क्या है जो पृथक्करण करके अवयव निकालते हैं। तो सबसे पहला है कि चावलों से पत्थरों को पृथक करना। जब हम चावल से पत्थर को पृथक करते हैं तो क्या होता है, किस लिए करते हैं? तो भिन्न परंतु उपयोगी पदार्थों को पृथक करते हैं और जो ठोस अवयव यानी कंकड़, पत्थर जो भी निकलते हैं उनको हम लोग फेंक देते हैं। मक्खन प्राप्त करने के लिए दूध का मंथन, इसमें क्या करते हैं हम लोग? अनुपयोगी पदार्थों को दूर करने के लिए उसको मंथन करते हैं उसका, और अशुद्धियों को फेंक देते हैं। नेक्स्ट है कि चाय की पत्तियां पृथक करना। चाय छानते हैं तो हानिकारक अवयवों अथवा अशुद्धियों को दूर करने के लिए उसको छानते हैं और उन अवयवों का हम उपयोग कर सकते हैं, यानी चाय का भी कर सकते हैं, पत्ती का भी और चाय का। नेक्स्ट है पृथक्करण की विधियां, यानी हम कैसे किसी भी चीज को पृथक कर सकते हैं। तो पहली विधि है हस्तचयन। इस विधि का उपयोग गेहूं, चावल तथा दालों में कुछ बड़े मिट्टी के कणों, पत्थर तथा भूसे को पृथक करने में किया जाता है। ऐसी अशुद्धियों की मात्रा प्रायः बहुत अधिक नहीं होती है तथा हस्तचयन विधि सुविधाजनक रहती है। यानी जैसे हम लोग घर पे दाल चावल बीनते हैं तो उसमें जो है कंकड़ पत्थर पहले साफ करते हैं, तो वो हस्तचयन विधि हो जाएगी। नेक्स्ट है थ्रेशिंग। थ्रेशिंग विधि में क्या होता है? सूखे पौधों की डंडियों से अन्य कणों अथवा अनाज को पृथक करने के प्रक्रम को थ्रेशिंग कहते हैं। इस प्रक्रम में डंडियों को पीट कर अन्य कणों को पृथक किया जाता है। कभी कभी थ्रेशिंग का कार्य बैलों की सहायता से भी किया जाता है। यानी थ्रेशिंग क्या है? ये कृषि से रिलेटेड है, यानी अनाज को जो है वो पहले डंडियों से उसके अन्न को अलग किया जाता है, वो थ्रेशिंग है। निष्पावन क्या है देखते हैं हम लोग। निष्पावन का उपयोग पवनों अथवा वायु के झोंकों द्वारा मिश्रण से भारी तथा हल्के अवयवों को पृथक करने में किया जाता है। किसान इस विधि का उपयोग हल्के भूसे को भारी अन्य कणों से पृथक करने के लिए करते हैं। सूखी रेत तथा लकड़ी के बुरादे को पृथक करना, यानी जब भी हम देखते हैं कभी कोई गेहूं भी साफ करने होते हैं तो हम पंखा लगाकर उसको साफ कर सकते हैं, तो ये निष्पावन के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट है चालन।
चालन द्वारा पत्थर, डंडियां तथा भूसा जो निष्पावन तथा थ्रेशिंग के बाद गेहूं में रह जाते हैं को दूर किया जाता है। चालन यानी छानना बोलते हैं उसको, आटा छानना। चालन द्वारा कंकड़ तथा पत्थरों को रेत से पृथक किया जाता है, ये चालन हो जाएगा। नेक्स्ट है अवसादन, निस्तारण तथा निस्यंदन। मिश्रण में जल मिलाने से भारी अवयवों के तली में बैठ जाने के प्रक्रम को अवसादन कहते हैं। यानी यदि हम मिश्रण में जल डालते हैं तो जो भारी अशुद्धियां होती हैं वो तली में बैठ जाती हैं, उसको अवसादन बोलते हैं। अवसादित मिश्रण को बिना हिलाए, यानी वो जो अशुद्धि बैठ गई थी तो उस हम पानी को बिना हिलाए इसको मिट्टी में, जल को मिट्टी सहित उड़ेलने की क्रिया को हम लोग क्या कहेंगे? निस्तारण। नेक्स्ट है यह सिद्धांत ऐसे मिश्रणों को पृथक करने में भी उपयोग करते हैं जो आपस में मिश्रित नहीं होते, यानी कि उसमें घुलना नहीं चाहिए। तेल तथा जल को उनके मिश्रण से इसी विधि द्वारा पृथक किया जाता है। नेक्स्ट है चाय को एक छन्नी में डालने पर सारी पत्तियां छन्नी में रह जाती हैं, इस प्रक्रम को निस्यंदन यानी फिल्टर करना बोलते हैं, जैसे चाय छानते हैं। नोट है फिल्टर पत्र एक ऐसा निस्यंदक होता है जिसमें अत्यंत सूक्ष्म छिद्र होते हैं। नेक्स्ट फूलों सब्जियों के रसों को पीने से पहले उनसे बीजों तथा ठोस कणों को पृथक किया जाता है। यानी हम जूस पीते हैं तो उससे पहले उसमें बीज वगैरह पृथक कर लेते हैं। निस्यंदन विधि का उपयोग घरों में पनीर बनाने में भी होता है। पनीर को कपड़े या छन्नी से फिल्टर करके पृथक किया जाता है। नेक्स्ट है बाष्पन। इसमें क्या है? जल को उसके बाष्प में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को बाष्पन कहते हैं। जहाँ जल होता है बाष्पन की प्रक्रिया निरंतर होती रहती है। जल से नमक को पृथक करना, ये हम बाष्पन विधि से करेंगे। संघनन क्या है? जल बाष्प से उसकी द्रव अवस्था में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को संघनन कहते हैं, यानी बाष्प से जल बनना। इस प्रकार हमने मिश्रण में नमक, रेत तथा जल को निस्तारण, निस्यंदन, बाष्पन, संघनन विधियों का प्रयोग कर सफलतापूर्वक पृथक किया है। जिस विलयन में कोई पदार्थ और अधिक ना घुल सके उस पदार्थ का संतृप्त विलयन होता है, इसमें और ज्यादा ना घुला जा सके। किसी पदार्थ के विलयन को गर्म करने पर उसमें और अधिक पदार्थ घोला जा सकता है, यानी कि संतृप्त अवस्था तो वो हो गई जिसमें विलयन और ना घोला सके, पर अगर हम उस पदार्थ को गर्म कर देते हैं तो उसमें हम और पदार्थ घोल सकते हैं। ये पार्ट 3 आपका कंप्लीट हो गया है और आप लोग पढ़ते रहिए। वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।